नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम संविधान का भाग 5 संघीय कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे और इस भाग में भी हमने राष्ट्रपति का अध्ययन कर लिया है, तो आज प्रधानमंत्री पद का अध्ययन करेंगे। संविधान में 3 अनुसूचियां हैं, 3 सूची है, अनुसूची नहीं उसे सूची कहें। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद को या केंद्रीय व्यवस्थापिका को है या संघीय व्यवस्थापिका को है, और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल या राज्य व्यवस्थापिका को प्राप्त है, और जो विषय समवर्ती सूची में आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को या संघ को भी प्राप्त है, साथ ही राज्यों को भी प्राप्त है। और दोनों में मतभेद की स्थिति आने पर ऐसे विषय पर कानून संघ द्वारा जो बनाया जाएगा वह मान्य होगा, राज्य द्वारा बनाया गया कानून मान्य नहीं होगा। अतः संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हमारी संसद को है और ऐसे कानून को लागू करवाने का अधिकार हमारी संघीय कार्यपालिका को है। संघीय कार्यपालिका में पहला जो शासन प्रमुख है उसे राष्ट्रपति कहा जाता है, और राष्ट्रपति हमारे देश का शासन प्रमुख है, नाम मात्र का शासन प्रमुख है। उसके बाद वास्तविक शासन प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह जो 74(1) अनुच्छेद है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न उठकर आता है प्रधानमंत्री होता है नियुक्त, मनोनीत, चयनित, निर्वाचित। तो इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और दूसरा प्रश्न आता है प्रधानमंत्री पद धारण करता है राष्ट्रपति के विवेक से, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत। तो इस तरीके के प्रश्नों में हमें याद रखना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या इच्छा पर्यंत होती है, न कि विवेक से होती है। अतः राष्ट्रपति जब चाहे तब प्रधानमंत्री को हटा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत या प्रसाद पर्यंत होती है। अब हमारे देश में प्रधानमंत्री के कार्यों, उसकी शक्तियों को हम याद कर सकते हैं। इसका
एक सामान्य तरीका है कि जिस प्रकार हमने राष्ट्रपति की शक्तियों को विधायी, कार्यपालिका, न्यायिक, प्रशासनिक, वित्तीय भागों में बांटकर अध्ययन किया था, उसी प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों को भी हम इन 5 भागों में विभाजित करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला, विधायी शक्तियां। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है, वह संसद का नेता होता है, क्योंकि उसी के नेतृत्व में सरकार चलती है। अतः मंत्रिमंडल के सदस्य किसी भी प्रश्न पर सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे और संसद में मंत्रिमंडल के साथ ही लोकसभा में जिस दल की सरकार है, उस दल का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। तो कौन सा सदस्य कौन सा विधेयक लेकर आ रहा है और उस विधेयक का क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे हमारी सरकार के समक्ष कोई चुनौतियां तो नहीं आएगी, ये सब देखना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। हाल ही में हमारी संसद के द्वारा कृषि संबंधी विधेयक पास किया गया और केंद्रीय मंत्री जो अकाली दल की सदस्य हैं, कौर मैडम, उन्होंने अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ अपनी ही सरकार, अपने ही संगठन जो समूह बना रखा है, उससे त्यागपत्र दिया है और कहा है ऐसी नीतियां जो किसान विरोधी हैं, मैं उनकी समर्थक नहीं हूँ। अब प्रश्न उठता है कि कोई मंत्री जो कृषि विभाग को देख रहा है, वो अगर उससे संबंधित नहीं है, वो सरकार की ऐसी नीतियों पर सहमत नहीं है, तो ऐसी सरकार जन विरोधी सरकार मानी जाती है, जनहितैषी नहीं मानी जाती। अतः प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्तियों को मंत्री पद देता है जो विश्वसनीय होते हैं, ताकि उन्हें आगे जाकर समस्या उत्पन्न नहीं करे। और दूसरी है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, प्रथम स्थायी, द्वितीय अस्थायी। स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत नौकरशाही के सदस्य आते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। मैक्स वेबर को इस शब्द का जनक माना जाता है। बहुत बार मैक्स वेबर प्रश्न आया है परीक्षाओं में। मैं कहता हूँ, चाहे परीक्षा प्रतियोगी हो या बीए, उनमें मैक्स वेबर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत या जीके के प्रश्न में लगभग रिपीट होता है। तो मैक्स वेबर नौकरशाही शब्द का जनक है और नौकरशाही स्थायी कार्यपालिका मानी जाती है, क्योंकि इसके सदस्य 60 वर्ष तक सेवा में रहते हैं। इसके अलावा जनता के साथ दुख दर्द में जुड़े हुए नौकरशाही के सदस्य ही होते हैं, क्योंकि इन्हीं को धरातल पर काम करना होता है। दूसरी जो कार्यपालिका है वह अस्थायी कार्यपालिका है,
जिसे राजनीतिक कार्यपालिका भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्री आदि सम्मिलित हैं, क्योंकि अस्थायी कार्यपालिका अधिकतम 5 वर्ष के लिए होती है और यदि लोकसभा में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष से पहले भी समाप्त हो सकता है। अतः स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है और भारतीय प्रशासनिक सेवा के जितने भी अधिकारी हैं, जिन्हें आईसीएस ऑफिसर्स बोला जाता है, उनकी राष्ट्रपति के आदेश से नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति कोई भी कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना नहीं कर सकता। अतः विधायी कार्यपालिका संबंधी और अब हम तीसरी जो है वित्तीय शक्ति, जो राष्ट्रपति के साथ ही प्रधानमंत्री को भी प्राप्त है, अर्थात वित्त विधेयक वित्त मंत्री के द्वारा या धन विधेयक वित्त मंत्री के द्वारा हमारी संसद में प्रस्तुत किया जाता है और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा उक्त विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान है। यह विधेयक गोपनीय होगा, इसकी गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये सब देखना भी प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वित्त मंत्री गोपनीयता भंग नहीं कर रहा है। और न्यायिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री अपने दल का नेता है, लोकसभा का नेता है, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद का नेता है और विदेश में भारत की तरफ से नेतृत्व भी प्रधानमंत्री ही करता है। जितने भी शिखर सम्मेलन होते हैं उनमें प्रधानमंत्री भाग लेता है और अगर वह व्यस्त रहे तो वित्त मंत्री या जैसा सम्मेलन है उसमें विदेश मंत्री भी भाग ले सकता है। अतः प्रधानमंत्री का पद एक गरिमामय पद है जिसको बनाए रखना व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री कैसा होगा यह उस देश की आर्थिक या विकास की दिशा और दशा देखकर हम बता सकते हैं। महाभारत में दुर्योधन अपने खराब सामाजिक आचरण के लिए जाना जाता था, लेकिन वह दुर्योधन जनहितैषी शासक रहा, ऐसा भी महाभारत में उल्लेख है। अतः दुर्योधन से हमारी राजनीति को बचाना है, यह युवा पीढ़ी को और हमारे होनहार विद्यार्थियों को राजनीतिक व्यवस्था या संविधान के द्वारा दिया गया संदेश है। धन्यवाद।